आज हम आईओटी के अंदर जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे पपेट। देखो, कल हमने इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें सैफ को हमने डिस्कस किया था। दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के या आईओटी मैनेजमेंट के या क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। बस आप ये समझें कि मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ और उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल कमांड है वो आपको बता रहा हूँ। तो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी आईओटी में जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं वो सब के सब ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का मीनिंग ये होता है कि वो इजीली अवेलेबल रहता है, उसकी कोडिंग इजीली अवेलेबल रहती है और आपको उसके लिए पर्टिकुलर कोई कॉपीराइट की दिक्कत नहीं आती है। इसमें भी जो हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज का नाम रूबी लैंग्वेज है। और ज़्यादातर मैंने आपको शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ कि आईओटी को समझने के बाद में आपने जितना भी वर्क किया है, यानी जितने भी टॉपिक आपने आईओटी के अंदर पढ़े हैं वो सारे के सारे क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित है, क्लाइंट सर्वर मॉडल से संबंधित है। अब अगर हम बात करते हैं फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, मतलब आप इसको कहीं पर भी इसको रन कर सकते हैं। जब भी वर्ड आपके क्रॉस प्लेटफॉर्म आए तो आप दिमाग में रखें कि वो किसी एक मशीन पर या किसी सॉफ्टवेयर पे या ऑपरेटिंग सिस्टम पे निर्भर नहीं करता है। दूसरी विशेषता जो आपको याद रखनी पड़ेगी, समझा मैं आपको रहा हूँ, पपेट रिसोर्स। पपेट रिसोर्स का मतलब ये होता है कि आप पपेट के अंदर इनबिल्ट बने बनाए बहुत सारे कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। मतलब इसके भी पास कंपोनेंट है, जैसी आपकी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। फिर आता है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का मतलब होता है पपेट में मॉड्यूल्स भी पाए जाते हैं जिसमें रिसोर्स की फाइल, टेम्पलेट की फाइल, इनको आप लोग शामिल करते हैं। मतलब मॉड्यूल मतलब ग्रुप ऑफ फंक्शन हो गए, इनबिल्ट मॉड्यूल इनबिल्ट फंक्शंस हो गए, इनबिल्ट रिसोर्स फाइल उनकी कहलाएगी, इनबिल्ट टेम्पलेट वो कहलाएंगे जिनकी कोडिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली इंपोर्ट करते हैं, अधिक स्थान पर उसको यूज किया जा सकता है। मतलब जहाँ पे भी आपको जरूरत पड़े वो इनबिल्ट मॉड्यूल है उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं, यूज ले सकते हैं। इसी तरह से टेम्पलेट भी होते हैं, बने बनाए टेम्पलेट होते हैं जो रूबी लैंग्वेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं। टेम्पलेट होता है परफॉर्मा जो होता है वो पहले से बना हुआ होता है, बस आपको उस जगह को केवल फिल करना पड़ता है। तो टेम्पलेट होता है उसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं, कंटेंट को डेवलप कर सकते हैं। एक डायग्राम के द्वारा इजीली आपको समझ में आएगा। सैफ का वर्क स्टेशन होता है, वो वर्क स्टेशन सैफ सर्वर से जुड़े होते हैं और आगे बहुत सारे उनसे क्लाइंट जुड़े हुए रहते हैं। पपेट एजेंट नोड की अगर बात करें तो इसके अंदर फैक्ट्स भी है, एसएसएल भी है, कैटलॉग भी है। इस तरह की चीज़ें हम लोग पपेट एजेंट नोड के द्वारा यूज़ करा सकते हैं और उसको हैंडल करने के लिए पपेट मास्टर होता है। फैक्ट मतलब डेटा हो गया, एसएसएल का मतलब सिक्योरिटी होगी, कैटलॉग का मतलब ग्रुप ऑफ रिसोर्सेज हो गई। और ये पपेट एजेंट नोड है, दोनों साइड है जो उसको डेटा को लेन देन करने में आपको मदद करेगा। अब मैं आपको इन सभी चीज़ों को इजीली एक्सप्लेन करता हूँ पपेट आर्किटेक्चर के द्वारा। तो सबसे पहली चीज़ आपने देखी, पपेट मास्टर होता है जिसमें सभी प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन फाइलों को आप लोग शामिल करते हैं। तो जितने भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन शब्द आपके टाइम में जब भी आए तो आप ये समझे कि जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई पोर्ट नंबर बदलना है, कोई सर्वर की सेटिंग मैं सेट करना चाहता हूँ या क्लाइंट की सेटिंग मैं करना चाहता हूँ, तो वो सब कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है जिसके द्वारा वो सॉफ्टवेयर चलता है। तो वो सारा सॉफ्टवेयर जो है वो पपेट मास्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा और जिसको उपयोग कौन लेगा, पपेट के एजेंट यूज़ करेंगे। अब आखिर पपेट के एजेंट क्या होते हैं? ये वास्तविक वर्किंग मशीन होती है जो कि पपेट मास्टर के द्वारा मैनेज की जाती है, जो उसका यूज करेगी। कॉन्फ़िग रिपोजिस्ट्री भी होती है जो कि नोड तथा सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन को सेव करके रखती है। मतलब जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो पपेट मास्टर आपको करने में मदद करेगा। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ और जिसको स्टोर करने का काम कॉन्फ़िग रिपोजिस्ट्री करेगा, नोड तथा सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन। फिर होता है फैक्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इसमें फैक्ट भी यूज में आते हैं। तो फैक्ट का मतलब होता है नोड या मास्टर से संबंधित डिटेल, जिसको मैंने डेटा कहा था। फिर होता है कैटलॉग, इसमें सभी प्रकार के रिसोर्स फाइलें शामिल होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइलें शामिल होती है, उनको हम लोग कैटलॉग बोलते हैं। अब अगर आप पपेट का इंस्टॉल करना चाहते हैं, कॉन्फ़िगर करके देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। क्लाइंट तथा सर्वर दोनों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक को क्लाइंट बनाओगे, एक को सर्वर बनाएंगे, फिर रूबी जैम्स ताकि रूबी लैंग्वेज आप लोग यूज कर सके।
और उसी तरह से पपेट मास्टर भी इसमें होता है। यह एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जिसके द्वारा नोड की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। ये मैं शुरू में भी आपको बता चुका हूँ, वो सेम ही चीज़ वापस से इसके अंदर आ रही है, एक तरह से सुपर यूज़र होता है। अब इसके अंदर है प्राइवेट नेटवर्क डीएनएस हो गया। नेटवर्क डीएनएस का मीनिंग यही होता है कि आप अपने कॉन्फ़िगरेशन को आगे या पीछे के जो कॉन्फ़िगरेशन है उन दोनों पे काम करवा सकते हैं। डीएनएस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। वो जो आपका कहलाएगा वो प्राइवेट नेटवर्क डीएनएस कहलाएगा। अब देखो, ये जो नेटवर्क डीएनएस है जो कि कॉन्फ़िगरेशन का काम आपका कर रहा है और ये कम्युनिकेशन में उपयोग लेता है, और इसी तरह से फायरवॉल भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो पपेट मास्टर को किसी विशेष पोस्ट पर ओपन किया जाता है। अब पपेट मास्टर जो है, जो किसी विशेष पोर्ट को, ये पोर्ट है आपका, तो कोई पोर्ट अगर आप ओपन करना चाहते हैं या कोई इनकमिंग रिक्वेस्ट को पूरा करना चाहते हैं तो उसको कंट्रोल कौन करता है? फायरवॉल करता है। आप इस बात को ऐसे समझे कि हमारे पास में दो तरह के कंट्रोल होते हैं, एक आउटसाइड होता है, एक इनसाइड होता है। तो मतलब इनसाइड जब हम लोग वायरस को या किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं तो हम एंटीवायरस का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर बाहर से अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग किसका उपयोग लेते हैं? फायरवॉल का उपयोग लेते हैं। तो उसमें पोर्ट को भी कंट्रोल किया जाता है, कौन सी रिक्वेस्ट आप लेना चाहते हो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो, सभी चीज़ें उसमें कंट्रोल हो जाती है। फिर है पपेट एजेंट, सभी मशीन पर इंस्टॉल किया जाता है, मतलब जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर उन सब पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। और पपेट मास्टर पे इसे इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, हम इसे वर्चुअल मशीन पर भी रन कर सकते हैं। मतलब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उसे पपेट मास्टर पे भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती, क्योंकि पपेट मास्टर तो उसको क्या करता है? कंट्रोल करने का जो है वो काम इसमें करता है, और इसीलिए उसमें इंस्टॉल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बाकी जो मशीनें हैं, जो लोकल मशीनें, वहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसी तरह से हम वर्चुअल मशीन बनाकर भी हम लोग उसको रन कर सकते हैं। इसी तरह से सेटिंग वर्चुअल मशीन का मतलब ये होता है कि आप उस जगह के लोकेशन को नहीं लेते हैं, वहाँ पे सर्वर को रन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, वर्चुअल मशीन ही ये सारे काम कर देता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग हमारे कंप्यूटर पर जो है नहीं चाहते कि उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाए, और अगर हम ये नहीं चाहते कि उसको हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया जाए, तब हम क्या करते हैं कि एक वर्चुअल ऑप्शन आता है, वर्चुअल सॉफ्टवेयर आता है, तो उसके अंदर हम लोग उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। जिससे क्या होता है कि जब तक वो चीज़ खुलती है तब तक ही वो जगह हमारी लेती है, हमारे उपयोग में आती है। उसके बाद में जैसे ही आप उस वर्चुअल मशीन को हटा देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो हमारे पूरी रिमूव हो जाती है। तो अब वर्चुअली भी आप उस पर काम कर सकते हैं। पपेट मैनिफेस्ट फाइल भी है, उसमें हम सभी प्रोग्राम के साथ, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, रूबी लैंग्वेज इसमें यूज़ किया जाता है। उसका एक्सटेंशन के द्वारा रूबी लैंग्वेज को हम लोग सेव भी करते हैं, और इसमें हम लोग होस्ट मशीन भी होता है, सर्वर भी होता है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, और क्लाइंट कंप्यूटर भी होते हैं। कोडिंग हम लोग इसमें लिखते हैं, तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इसमें एक्स्ट्रा आपको बताई गई हो। फाइल्स है, रिसोर्स है, टेम्पलेट है, नोड्स है, क्लास है, ये भी चीज़ें आपको पहले बताई जा चुकी है।